हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। और उसके जो स्ट्रक्चर है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो इसमें एक स्ट्रक्चर बाकी है हमारा, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, और जो चार्ट उन्होंने यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही कुछ मैंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है। आपको इसको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। देखो, सबसे पहले हम थियरी पे नहीं जाते, मैं आपको यही से समझा रहा हूँ, फिर आप थियरी को आराम से रिलेट कर पाओगे, मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जनरल मैनेजर है सबसे पहले, सीनियर पर्सन, ठीक है। अब जनरल मैनेजर यहाँ पे टॉप लेवल पे है, वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपॉइंट करेगा। मैनेजर्स बोल रहा हूँ, प्लूरल में बोल रहा हूँ। जैसे ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसके लिए वो किसी को अपॉइंट करेगा, मैनेजर ए। फिर ये प्रोजेक्ट 2 है, उसके लिए वो अपॉइंट करेगा मैनेजर बी। और ये प्रोजेक्ट 3 है, उसके लिए वो अपॉइंट करेगा मैनेजर सी। तो जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है प्रोजेक्ट वाइज स्पेसिफिकली हो रहा है, स्पेसिफिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और 2 फोल्ड इफेक्ट है एक तरीके से, ये डबल साइड इफेक्ट है, क्योंकि जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपॉइंट कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आगे का काम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैनेजर ए है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट 1 पे फोकस करना और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना। जनरल मैनेजर ने मैनेजर ए को यहाँ पे सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, और इसकी कैपेबिलिटीज और पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज और वो सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए। अब मैनेजर ए ये काम अकेले तो करेगा नहीं, उसको चाहिए उसकी टीम, ठीक है। अब मैनेजर क्या करेगा, उसके पास स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं, मतलब कंपनी में बहुत सारा स्टाफ, प्रोडक्शन का जो सेगमेंट है, प्रोडक्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, परचेज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा स्टाफ है। तो हर कैटेगरी का वर्क ग्रुप कंपनी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए किन लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको पहले उसके ऊपर फोकस करेगा। वो सोचेगा कि भाई मेरे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, तो उसके लिए स्टाफ लगेगा, ठीक है। मुझे रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी स्टाफ लगेगा। मुझे इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का भी काम है, ये डिपार्टमेंट के लोग भी चाहिए, और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मुझे मार्केटिंग वाला बंदा भी चाहिए, ठीक है, सेल्स वाला बंदा भी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट पे सब कुछ सक्सेसफुली करने के लिए ये सब लोगों की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट पर्सन कौन है फॉर द जॉब। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक ही बंदा है, रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हैं, कंपनी के अंदर अलग अलग वर्क ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसको जिसकी जरूरत होती है उसको लेके जाता है और काम करवाता है। उस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। तो मैनेजर ए को रिसर्च डेवलपमेंट में से किसी एक बंदे की जरूरत है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे, तो इसमें से जो पर्सन इसको चाहिए होगा वो उसको लेके जाएगा कि भाई आप मेरी टीम में काम करोगे फॉर प्रोजेक्ट नंबर 1 टिल द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, यू हैव टू बी विथ मी, यू हैव टू बी इन माय टीम। एंड देन जब काम हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ से उठा के वापस इस पूल में फेंक दूंगा, फिर किसी और को चाहिए तो आपको लेके जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। प्रोजेक्ट 2 में भी सेम, मैनेजर बी भी वही करेगा, मैनेजर सी भी वही करेगा। तो आपके पास जैसे वो क्रिकेट टीम में नहीं होता है कि एक होता है टेस्ट मैच के लिए टीम बनानी है, तो टेस्ट मैच का ये कैप्टन है, ODI का ये कैप्टन है, और T20 का ये कैप्टन है। इसको बोला भाई तेरे पास ये सारे प्लेयर हैं, बेस्ट 20 हमने सिलेक्ट कर लिए, अब तू देख लेना तुझे कौन से 11 खिलाने हैं। तो 20 में से 11 ये सिलेक्ट करेगा, बट उन 20 को इसने सिलेक्ट किया। आया समझ में? तो ये जो पूरे डिपार्टमेंट्स है ये इन्होंने बनाए हैं। ये जो मैनेजर्स हैं इनको भी इसने ही अपॉइंट किया है। अब ये आपस में अंदर अंदर टीम बना के खेलते थे। आगे है समझ में? तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बस यही था इसके अंदर। अब मैं आपको इसका मीनिंग और डिजाइन समझा देता हूँ। चलो देख लेते हैं, लैंग्वेज भी रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मॉडर्न काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। One is the simple kind of structure which forms the part of decision making
and the second one is called the technical problem solution based, which is called the project structure. ठीक है, the combination of both these results in matrix organization. Hence the matrix organization is a modern organization type which is involving work based and project based peculiarities. जैसा मैंने आपको बोला, जैसा काम जैसा प्रोजेक्ट उस तरीके से बंदे सिलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है, in this type of organization the specialized work needs are given benefits. At the same time, the project management benefits are also obtained. It is a multi-phased structure. Multi-phased हमने देखा, अलग अलग तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट है. जनरल मैनेजर इनको अपॉइंट कर रहा है, इनको अपॉइंट कर रहा है, ये इनको अपॉइंट कर रहे हैं. तो ये वाले जो लोग हैं ना इस डिपार्टमेंट में, वो इनको भी आंसरेबल है और इनको भी आंसरेबल है. तो कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट्स में जो लोअर लेवल स्टाफ है, इसके थ्रू अपॉइंट हुआ है और इसके थ्रू सिलेक्ट हुआ है. दोनों तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है. डिजाइनिंग में वापस से वही बोला है जो आपको बताया. एक्सपर्ट स्टाफ मेंबर्स अलग अलग एरिया से सिलेक्ट होंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, वैसे करके बात हो रही है. और ये वर्क ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. जिसको जिस एरिया में जरूरत होती है वो उसको सिलेक्ट करता है, काम करवाता है, फिर वापस से दूसरे टास्क के लिए उसको ओपन छोड़ देता है कि ये प्रोजेक्ट का काम हो गया आपका, अब आप फ्री हो. अब दूसरा कोई मैनेजर आपको किसी और प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करना चाहे तो वो कर सकता है. क्लियर. नेक्स्ट जो चार्ट है वो आगे अपन ने भी पीछे बनाया, उसके नीचे उसी चार्ट को वापस से समझाया. तो इसके साथ आपका ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट. डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब मैंने पहले ही ले लिया था. तो आपका चैप्टर इसके साथ खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बाकी नहीं है. ठीक है, तो 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट. ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर भी कंप्लीट. अब फिर आगे हम स्टाफिंग एंड ऑल कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक इस चैप्टर में इतना ही था. कोई भी आपको क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप पर्सनली पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.